रोमन रिपब्लिक का सबसे ताकतवर आदमी डिक्टेटर जूलियस सीजर क्यूरिया ऑफ पोम्पेई के दरवाजे से अंदर कदम रखता है। आज रोमन सेनेट की मीटिंग यही होनी है। लेकिन अगले कुछ घंटों में यही जगह इतिहास की सबसे मशहूर हत्या वाली जगह बनने वाली थी। वैसे तो सेनेट हमेशा रोमन फोरम में मिलता था, पर उस वक्त वहां सीजर के नाम पर एक नया सेनेट हाउस बन रहा था। इसलिए मीटिंग के लिए चुनी गई एक अलग जगह क्यूरिया ऑफ पोम्पेई। लैटिन में क्यूरिया का मतलब ही मीटिंग प्लेस है। ये बिल्डिंग पोर्टिको ऑफ पोम्पेई के ईस्टर्न साइड पर थी। फोरम के मुकाबले एकदम सुनसान, साइड गलियों का कोई रास्ता नहीं और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही दरवाजा। और यही एक दरवाजा आज किसी के लिए मौत का जाल बनने वाला था। क्यूरिया के बाहर कुछ हथियार बैंड ग्लैडिएटर्स ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों और पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी की नजर उन पर ना पड़े। अंदर सेनेट हॉल में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। सारे सेनेट एकदम चुपचाप खड़े थे। सबकी नजरें सीजर पर टिक गई थी, जो आगे रखी अपने सोने की सेरेमोनियल चेयर पर बैठ जाता है। और एक चीज और अजीब थी, सीजर का सबसे करीबी दोस्त, उसका को काउंसिल मार्क एंटनी, जो कुछ देर पहले उसके साथ था, अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। सीजर को अंदाजा भी नहीं था कि एंटनी अभी तक बाहर है, क्योंकि एक दूसरा सेनेट जानबूझकर उसे बातों में उलझाए हुए था। अब सीजर पूरी तरह अकेला था। रूम के दूसरे कोने से एक आदमी धीरे धीरे उठता है और सीजर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले हम ये जाने कि उस आदमी ने क्या किया। पहले यह समझना जरूरी है कि सीजर यहाँ तक पहुंचा कैसे। रोम की पॉलिटिकल इलाइट की नजरों में सीजर जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। लगभग 40 साल के करियर में उसने रोम का सबसे बड़ा ऑफिस काउंसिल हासिल किया। आज के फ्रांस और बेल्जियम के पूरे इलाके जीते, साथ ही स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड के हिस्सों पर कब्जा किया। हर हिसाब से सीजर एक मिलिट्री जीनियस था, और सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, उसकी पर्सनैलिटी इतनी मैग्नेटिक थी कि उसके लीजन्स किसी रिपब्लिक के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीजर के लिए लड़ती थी। जीत ने उसे बेपनाह दौलत दी और उधर सीजर आम लोगों का हीरो बनता जा रहा था। वो उन पॉलिसीज का विरोध करता जो जनता को पसंद नहीं थी और खुद को हमेशा पीपल्स लीडर के रूप में पेश करता। यही चीज उसकी सबसे बड़ी ताकत और गलती दोनों बन गई। 49 बीसी में सेनेट को लगा कि अब सीजर रोम से भी बड़ा हो चुका है, इसलिए सेनेट ने उसके सबसे बड़े राइवल पोम्पी द ग्रेट के साथ मिलकर कदम उठाया। फैसला हुआ, सीजर को गाउल से वापस बुलाओ और उसकी मिलिट्री कमांड छीन लो। और यही कमांड उसे रोमन कानून के तहत लीगल इम्यूनिटी देती थी। सीजर समझ गया, अगर वो बिना आर्मी के रोम वापस लौटता है तो उसके दुश्मन उस पर कैसे चिल्लाएंगे और उसकी सारी पावर छीन ली जाएगी। तब उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने पूरे रोम का इतिहास बदल दिया। अपनी लीजन के साथ उसने नॉर्दर्न इटली की रूबिकन रिवर पार कर दी। ये सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये रोमन हार्टलैंड और बाकी प्रोविंसेस के बीच की कानूनी सीमा थी। कानून कहता था कि कोई जनरल आर्मी के साथ इसे पार नहीं कर सकता। ये बात का पता होने के बावजूद सीजर ने इस नियम को तोड़ा और शुरू हुई 4 साल की सिविल वॉर, जिसने रिपब्लिक को आग में झोंक दिया। मार्च 45 बीसी, सीजर जंग जीत चुका था। पोम्पी हार गया, वही जो उसका मुकाबला कर सकता था। अब पूरी दुनिया में उसकी बराबरी करने वाला कोई बचा नहीं। फिर फरवरी 44 बीसी में उसे एक टाइटल मिला जिसने पूरे रोम के होश उड़ा दिए, डिक्टेटर फॉर लाइफ। और यही टाइटल उसकी कत्ल का असली वजह बन गया। इस टाइटल का मतलब समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रिपब्लिक बनने से पहले रोम पर राजों का राज था और वो राजा जालिम थे, बेरहम थे। जब आखिरी राजा ट्रोपिन द प्राउड को 509 बीसी में हटाया गया, तब रोमन लोगों ने, खासकर सेनेट के एरिस्टोक्रेट्स ने एक कसम खाई, रोम पर दोबारा कभी कोई राजा राज नहीं करेगा। लेकिन अब कई लोगों को लगने लगा था कि सीजर अपने आप को राजा समझने लगा है। उसने शाही कपड़े पहनने शुरू कर दिए, शहर भर में अपनी मूर्तियां लगवा दी। सपोर्टर्स उसके नाम पर बड़े जश्न मनाने लगे, यहाँ तक कि जिस महीने वो पैदा हुआ, क्विंटलिस, उसका नाम बदलकर जूलियस रख दिया गया। और सेनेट के अंदर उसके लिए खास सोने की कुर्सी बनवाई गई, वही कुर्सी जिस पर वो अभी इस वक्त बैठा है, शायद उसकी आखिरी कुर्सी।
जब जंग के मैदान पर उसे हराना नामुमकिन लगा तो दुश्मन ने नया रास्ता चुना, हत्या। साजिश में लगभग 60 लोग थे, कुछ उसके पुराने साथी जिन्हें लगता था उनकी वफादारी का सही इनाम नहीं मिला, कुछ पोम्पे के सपोर्टर्स जिन्हें सीजर ने हराया था, और कुछ बस इसलिए खिलाफ थे क्योंकि उन्हें डर था कि सीजर रिपब्लिक की सारी डेमोक्रेटिक वैल्यू खत्म कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा ग्रुप था कंजर्वेटिव एरिस्टोक्रेट्स का, जिनकी पूरी ताकत सेनेट से आती थी। अगर सीजर सब कुछ अपने हाथ में ले लेता तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं का होता। कई महीने तक ये लोग सीक्रेट मीटिंग करते रहे, एक ही सवाल के साथ, सीजर को मारा कैसे जाए। लेकिन जो सबसे बेहतर लगा वो लगा 15 मार्च की सेनेट मीटिंग। क्यों? क्योंकि जल्द ही सीजर पैलेस्टीन एम्पायर के खिलाफ निकलने वाला था। अगर वो एक और जीत लेकर लौट आता, उसकी शोहरत और ताकत पहले से कई ज्यादा बढ़ जाती। कॉन्स्पिरेटर्स के पास वक्त बहुत कम था, इसलिए उन्होंने सेनेट मीटिंग को ही परफेक्ट समझा। परंपरा के मुताबिक हॉल के अंदर हथियार लाना मना था, तो किसी को शक नहीं होता और ज्यादातर सेनेटर्स नंगे हाथ होते। सीजर की वफादार भी तलवार के सामने 2 बार सोचते और बंद कमरे में जो होता वो पब्लिक की नजरों से दूर रहता। 15 मार्च की सुबह चूड़ियां लकड़ी के उन बॉक्सेस में छुपाकर अंदर लाई गई जिनमें आमतौर पर राइटिंग टैबलेट्स रखे जाते थे। सीजर के आने से पहले कॉन्स्पिरेटर्स ने खंजर निकालकर अपनी टोगा के नीचे छुपा लिए। बाहर एग्जिट्स के पास ग्लैडिएटर्स तैनात कर दिए गए ताकि सीजर भागे तो बचे नहीं। और ये ग्लैडिएटर्स किसके थे? आप सुनकर चौंक जाओगे। ये थे सेनेटर डेसिमस ब्रूटस के, वही डेसिमस जिसे सीजर अपना करीबी दोस्त मानता था, जिसका नाम उसने अपने विल में सबसे ऊपर लिखा था, जिस पर वो अंधा भरोसा करता था। इसलिए ग्लैडिएटर्स देखकर भी सीजर को जरा सा शक नहीं हुआ। और जब वो मार्क एंटनी के साथ बिल्डिंग के पास पहुंचा, तब सेनेटर गैश ट्रेविनियस ने एंटनी को बातों में उलझाकर एक तरफ ले लिया। सब पहले से प्लान था। एंटनी मजबूत था और सीजर के लिए जान दे सकता था, और कॉन्स्पिरेटर्स नहीं चाहते थे कि हमले के दौरान वो उसकी मदद कर सके। हर मोरा अपनी जगह था, बस एक सिग्नल का इंतजार था। उनमें से एक आदमी सीजर के पास जाकर बोला, सीजर, मेरे भाई को माफ कर दीजिए। बात खत्म होते ही दर्जनों सेनेटर्स सीटों से उठ खड़े होते हैं, सब एक साथ सीजर की तरफ, जैसे उसका सपोर्ट कर रहे हों। लेकिन ये सिर्फ नाटक था। धीरे धीरे वह सीजर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, बिल्कुल पानी में शिकार को घेरती शार्क्स की तरह। और फिर अचानक उनमें से एक आदमी सीजर का कपड़ा पकड़कर जोर से नीचे खींच देता है। सीजर घबरा जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसी पल पीछे से सेनेटर पब्लियस सेस अपना खंजर निकालता है और सीजर के कंधे पर पहला वार करता है। घाव गहरा नहीं था, लेकिन उसने सब बदल दिया। सीजर तुरंत खड़ा होकर कैश को रोकने की कोशिश करता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उसने अपनी नोकीली लेखनी से कैश के ऊपर पलटवार भी किया, लेकिन एक छोटा पेन दर्जनों खंजर के सामने कितनी देर टिक सकता था। अगले कुछ सेकंड्स में हर तरफ से सेनेटर्स सीजर पर टूट पड़ते हैं। चारों तरफ सफेद लिबास पहने सेनेटर और बीच में सीजर। फिर शुरू हुआ वारों का सिलसिला। एक बार, फिर एक और, फिर एक और। उसके 2 वफादार साथी मदद को बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें धक्का देकर पीछे हटा दिया जाता है। और फिर आता है वो चेहरा जिसने उसका दिल तोड़ दिया, मार्कस ब्रूटस, वही आदमी जिस पर सीजर अपने बेटे जैसा भरोसा करता था। मार्कस ब्रूटस भी अपना खंजर सीजर में घोंप देता है। कुछ ही पलों में सीजर के शरीर पर 23 घाव लग चुके थे और फिर सब शांत। रोम का सबसे ताकतवर आदमी, जिसे कुछ लोग होने वाला राजा मानते थे, अब जमीन पर बेजान पड़ा था। पर क्या सीजर इसे रोक सकता था? शायद, क्योंकि चेतावनियां हर जगह थी। लगभग 1 महीने पहले एक ज्योतिष ने बलि दी जिसमें जानवर का दिल ही नहीं मिला। अगले दिन बलि दिए गए दूसरे जानवर का जिगर भी असामान्य था। ज्योतिष ने साफ कहा, आइडियस ऑफ मार्च यानी 15 मार्च सीजर के लिए विनाश का दिन होगा। और यही नहीं, एक रात पहले उसकी पत्नी कैल्पुनिया नींद में बेचैन थी। क्यों? क्योंकि कमरे के दरवाजे खुद खुल गए थे। वो सुबह सीजर को बोलती है, आज सेनेट मत जाइए, क्योंकि सपने में उसने घर गिरते और सीजर की खून से लथपथ लाश देखी थी।
सीजर ने फैसला किया वो नहीं जाएगा, पर फिर डेसिमस ब्रूटस आता है और उसकी ईगो पर बात करता है कि लोग कहेंगे रोम का डिक्टेटर अंधविश्वास से डर गया, वो डरपोक है। डेसिमस ब्रूटस की चाल काम कर गई और सीजर सेनेट के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक आदमी ने पर्चा थामकर कहा, इसे अभी पढ़िए। लेकिन सीजर बिना पढ़े सीधा उस गुफा में चले गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। कई हिस्टोरियंस मानते हैं उसमें पूरी साजिश लिखी थी। उनकी मौत के बाद जो हुआ उसने पूरी रोम की तकदीर बदल दी। सीजर की मौत के बाद रोम में एक बड़ा वैक्यूम पावर क्रिएट हुआ और फिर शुरू हुई एक और सिविल वॉर। सीजर के गोद लिए बेटे ऑक्टेवियन, उसके करीबी साथी मार्क एंटनी और ट्रस्टी जनरल मार्कस लेपिडस, तीनों ने मिलकर अलायंस बनाया। उन्होंने सीजर के कातिलों का पीछा किया और एक एक करके हर उस इंसान को खत्म किया जिसने रास्ते में आने की हिम्मत की, और जन्म होता है रोमन एम्पायर का। ऑक्टेवियन यानी अगस्टस पहला एम्परर बना, पर अगस्टस ने सीजर की गलतियां कभी नहीं दोहराई। सीजर ने दुश्मनों को माफ किया, इज्जत दी, पोम्पे की मूर्ति तक नहीं गिरवाई। वही दया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। हिस्टोरियन जॉन बेस्डन के शब्दों में, अगर रिपब्लिक की जगह एक व्यक्ति का राज बनना ही था तो उसे सीजर की तरह खुलेआम नहीं चलाया जा सकता। उसे रिपब्लिक का चेहरा पहनना पड़ता, चाहे वो चेहरा कितना ही झूठा हो।